नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ी हलचल की, जेल में पहली बार बेटे से मिलने गए शाहरुख खान की। जानेंगे क्या है यूपी चुनाव को लेकर प्रियंका का नया ऐलान, क्या लखीमपुर खीरी मामला पड़ सकता है योगी सरकार पर भारी। बात करेंगे राहुल गांधी के समर्थन में आई येदियुरप्पा की, पप्पू यादव और कांग्रेस के बीच हुई डील की, और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार पर लगे गंभीर आरोप की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी के इशारे पर अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी बनाने का किया फैसला। आपके राजनीतिक मामलों के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने एक वीडियो संदेश में किया दावा। 28 अक्टूबर को गोवा जाएंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बनाएंगी रणनीति। गोवा विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है टीएमसी। नेहरू के जन्मदिन पर महंगाई के खिलाफ अभियान शुरू करेगी कांग्रेस, कहा भारी राजस्व कमा रही है सरकार। 14 से 29 नवंबर के बीच होगा महंगाई के खिलाफ देश भर में जन जागरण अभियान। शेयर बाजार में आई गिरावट, 336 अंकों की गिरावट के साथ 60,923 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 89 अंकों की गिरावट, 18,178 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। करीब 10 महीने से दिल्ली की अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। अन्नदाता लगातार सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र है कि सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए कृषि कानूनों का मुद्दा मोदी सरकार और अन्नदाताओं के बीच नाक की लड़ाई की वजह बन गया है। इस तकरार के बीच आज सर्वोच्च अदालत ने ऐसी टिप्पणी कर दी, जिसके बाद ये रार और बढ़ गई है। गाजीपुर बॉर्डर ये वो जगह है जो पिछले 10 महीने से देश के सबसे बड़े आंदोलन का गवाह बन रहा है। इसी धरती से धरती पुत्र हुकूमत के सामने अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन निजाम आवाम की सुनने की बजाय अपने फरमान सुना रहा है। और आज तो हद तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद पुलिस बॉर्डर खाली कराने पहुंच गई। दरअसल दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने के लिए जो याचिका दायर हुई है, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। नोएडा के एक निवासी ने याचिका दायर की थी। इस अर्जी में प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सड़कों से हटाने की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा कि अंततः इसका कोई हल निकाला जाना है। हम किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हैं, किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन वो अनिश्चित काल के लिए सड़कों को ब्लॉक नहीं कर सकते। कोर्ट ने अब किसान संगठनों से इस पर जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने इस मसले पर अभी तक अपना फैसला सुनाया नहीं है, बस टिप्पणी की है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस बॉर्डर को खाली कराने पहुंच गई। इस पर टिकैत ने कहा कि सड़क का रास्ता किसानों ने नहीं, पुलिस ने बंद किया हुआ है। किसान नेता राकेश टिकैत से पूछा गया कि क्या सब कुछ हटा देंगे। इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, सब हटा देंगे। इसके बाद दिल्ली जा रहे हैं और पार्लियामेंट पर बैठेंगे, जहां यह कानून बनाया गया है। हमें तो दिल्ली जाना है। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद भी टिकैत के तेवर तल्ख हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये आंदोलन क्या नया मोड़ लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को लेकर सख्त टिप्पणी की, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंच गई और विवाद बढ़ गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया कि अब हम दिल्ली जाएंगे और पार्लियामेंट पर जाकर बैठेंगे। यानी किसानों के गुस्से से साफ है कि अब ये विवाद और बढ़ने वाला है। किसान फैसले की उम्मीद में बैठे हैं। वैसे फैसले का इंतजार तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी है, और क्रूज पार्टी केस अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में आज पहली बार शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने जेल पहुंचे। क्रूज पार्टी मामले में आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज होने के बाद आज शाहरुख खान सुबह उनसे मिलने के लिए जेल पहुंचे। आर्यन से शाहरुख की मुलाकात हुई, बात भी हुई, लेकिन दोनों के बीच में शीशे की दीवार थी। बातचीत के लिए इंटरकॉम का सहारा लेना पड़ा था। ये सब इंतजाम कोरोना महामारी के चलते किए गए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से ही जेल में बंद लोगों से उनके परिजनों के मिलने पर रोक लगा दी गई थी। ये रोक आज 21 अक्टूबर से ही हटाई गई थी, और जैसे ही शाहरुख खान को इसकी जानकारी मिली, वो अपने बेटे से मिलने के लिए जेल पहुंच गए। 20 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में आर्यन की जमानत पर चल रही सुनवाई के दौरान एनसीबी की ओर से आर्यन और एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के बीच चैट सबूत के तौर पर पेश की गई थी। उस समय ये सार्वजनिक नहीं किया गया था कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कौन है, लेकिन आज जिस तरह से एनसीबी बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे के घर पर पहुंची, उससे ये शक गहरा गया है कि आर्यन के साथ जिस चैट को सबूत के तौर पर पेश किया गया था, वो चैट अनन्या पांडे के साथ ही थी। आर्यन और अनन्या काफी पुराने दोस्त बताए जाते हैं। उनकी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई भी एक साथ ही हुई है। बाद में अनन्या पांडे से एनसीबी दफ्तर में भी पूछताछ की गई। एनसीबी के अधिकारी शाहरुख खान के घर मन्नत भी पहुंचे। एनसीबी के अधिकारी बीवी सिंह ने बताया कि आर्यन से संबंधित कुछ पेपर वर्क पूरे करने वे आर्यन के घर पहुंचे थे। टीम ने आर्यन के घर एक नोटिस दिया है, जिसमें लिखा है कि अगर उनकी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परिवार के पास है तो उसे जमा करा दें।
क्रूज पार्टी केस अब बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले ने शाहरुख के साथ साथ महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी की भी नींद उड़ाई हुई है। इसीलिए वो एनसीबी के खिलाफ जांच करने की मांग कर रही है। वैसे नींद तो योगी सरकार की भी उड़ी हुई है, क्योंकि राज्य में लगातार घटनाएं हो रही हैं और चुनाव सर पर है। ऐसे में कांग्रेस की सक्रियता ने योगी सरकार की बेचैनी बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। कांग्रेस पूरी तरह महिला केंद्रित राजनीति कर रही है और महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। प्रियंका ने महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान के बाद गुरुवार को एक बड़ी घोषणा की है। प्रियंका ने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। महिलाओं को आकर्षित करने और वोट हासिल करने के लिए यह कांग्रेस का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। गुरुवार की सुबह अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर प्रियंका ने लिखा, कल मैं कुछ छात्राओं से मिली। उन्होंने बताया कि उन्हें पढ़ने व सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। मुझे खुशी है कि घोषणा समिति की सहमति से आज यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। कांग्रेस महासचिव ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो कुछ लड़कियों से बात करते हुए कह रही हैं, आपके पास फोन है? तो लड़कियों ने कहा कि हमारे पास फोन नहीं है और न कॉलेज ले जाने की अनुमति है। ऐसे में प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या आप लोगों के लिए फोन की घोषणा करवा दें? इस पर लड़कियों ने कहा, इससे बेहतर क्या हो सकता है। लड़कियों को फोन की जरूरत होती है, उनकी सुरक्षा के लिए भी फोन की जरूरत होती है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने आगरा की घटना को लेकर योगी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने उन महिला पुलिस कर्मियों के अधिकार में भी आवाज उठाई, जिस पर सिर्फ उनके साथ सेल्फी लेने के चलते कार्रवाई की जा रही है। प्रियंका ने अरुण वाल्मीकि के परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया। आपको बता दें कि अरुण वाल्मीकि की जान पुलिस हिरासत में चली गई थी, जिससे योगी सरकार पर कांग्रेस ने फिर सवाल उठाए हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी इन घोषणाओं के बल पर कांग्रेस को कितनी बढ़त दिला पाती हैं। प्रियंका उत्तर प्रदेश में लाइमलाइट में बनी हुई हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। पिछले 17 दिनों में प्रियंका 2 बार हिरासत में ले ली गई। पहली बार तब जब वो लखीमपुर खीरी मामले के लिए वहां जा रही थी और दूसरी बार जब वो आगरा जा रही थी। वैसे लखीमपुर खीरी विवाद ने भी योगी सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद से तो योगी सरकार की कुर्सी पर ही मुसीबत मंडरा रही है। लखीमपुर मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई एनवी रमन की बेंच ने 20 अक्टूबर को हुई सुनवाई में योगी सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि लगता है कि यूपी सरकार इस मामले में अपने पैर पीछे खींच रही है। कोर्ट ने केस की स्टेटस रिपोर्ट दायर करने में हुई देरी पर भी योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आपको एक दिन पहले स्टेटस रिपोर्ट जमा करना था, लेकिन आपकी ओर से ये अंतिम समय पर जमा की गई है। लखीमपुर खीरी मामले में आरोप मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू पर लगे हैं। मोनू को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दूसरी ओर अजय मिश्र के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, लेकिन ना तो अभी तक उनकी गिरफ्तारी हुई है, ना ही मोदी मंत्रिमंडल से उन्हें हटाया ही गया है। जबकि किसान अजय मिश्र के इस्तीफे के साथ उनके गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने योगी आदित्यनाथ से कहा कि अब उनके लिए मुश्किलों के दिन शुरू होने वाले हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए कहा कि लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को अपने पैर खींचने का दोषी ठहराया है। सीएम योगी के लिए यह 2022 के लिए मुश्किल का संकेत है। बीजेपी में जो लोग योगी को सीएम पद से हटाना चाहते थे, उन्हें अब एक बहाना मिल गया है। अब अमित शाह के जूनियर मंत्री के बेटे या सीएम पद दांव पर हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का सीधा सीधा इशारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर है। वैसे कुछ समय पहले ही योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन योगी के तेवरों को देखते हुए ये कोशिश सफल नहीं हो पाई थी। सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है, जो लोग योगी को सीएम पद से हटाना चाहते थे, उन्हें अब एक बहाना मिल गया है, यानी अब सीएम योगी की कुर्सी जा सकती है। अब कुर्सी जाएगी तो नाराजगी भी बढ़ेगी, जैसा कर्नाटक में देखा भी जा रहा है। पूर्व सीएम येदियुरप्पा की कुर्सी चली गई, जिसके बाद से बीजेपी के खिलाफ उनकी नाराजगी भी बढ़ गई है। उसी के चलते अब येदियुरप्पा के तेवर कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करना बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद से बीजेपी अपनी ही पार्टी के दिग्गजों के निशाने पर आ गई है। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने नलिन कुमार के बयान का विरोध किया है। विजयपुरा जिले में हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि राहुल गांधी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान ठीक नहीं है। किसी को भी इतनी अपमानजनक भाषा नहीं बोलनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री के इन तल्ख तेवरों ने संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि जब से उन्हें सीएम पद से हटाया गया है, वो
वो खुश नहीं हैं और बीजेपी छोड़ने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील पर निशाना साधा और उनसे कहा कि वो राहुल गांधी से माफी मांगे। सुरजेवाला ने कहा कि इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने के बजाय उन्हें यह बताना होगा कि क्या वो उन ड्रग्स के हैंगओवर में हैं जो गुजरात के अडानी बंदरगाह पर पाए गए थे। कटील ने वह ड्रग्स ली होंगी, यही कारण है कि इसके हैंगओवर में वह ऐसा बोल रहे हैं। कर्नाटक बीजेपी चीफ नलिन कुमार कटील ने राहुल गांधी को मादक पदार्थ पेडलर और एडिक्ट बता दिया, जिस पर येदियुरप्पा नाराज हो गए। अब उनकी इस प्रतिक्रिया से कयास लगने लगे हैं कि वो कांग्रेस में जाने का मन बना सकते हैं, जिससे कांग्रेस की मजबूती बढ़ेगी। वैसे कांग्रेस की मजबूती तो लगभग हर जगह बढ़ रही है। बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं और उससे पहले पप्पू यादव और कांग्रेस के बीच डील हो गई है। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीटों पर हो रहे इस चुनाव में कांग्रेस एक सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी और इसके लिए कांग्रेस की तरफ से आरजेडी से बात भी की गई, लेकिन तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को एक भी सीट देने से इनकार कर दिया, जिसे लेकर कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों में दरार आ गई और कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। मतदान 30 अक्टूबर को होना है, लेकिन मतदान से पहले कांग्रेस लगातार मजबूत होते दिख रही है। इस बीच बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने अब जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव से बिहार विधानसभा उपचुनाव में मदद मांगी है। इसके लिए उन्होंने पप्पू यादव को एक पत्र लिखा है। मदन मोहन झा ने अपने पत्र में लिखा है कि आपको ज्ञात होगा कि बिहार में 2 विधानसभा क्षेत्र कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उपचुनाव 30 अक्टूबर को होने जा रहा है। आपके इस संदर्भ में पार्टी के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास जी से बातचीत हो चुकी है। सभी कांग्रेस जनों की इच्छा है कि हम लोग आपस में मिलजुल कर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करें। अतः आपसे आग्रह है कि उपरोक्त दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी क्रमशः अतिरेक कुमार एवं राजेश कुमार मिश्रा को विजयी बनाने के लिए अपने दल का पूर्ण समर्थन एवं सहयोग देना चाहेंगे। मदन मोहन झा के पत्र से साफ है कि पप्पू यादव की कांग्रेस के साथ डील हो चुकी है और पप्पू यादव ने अब इसे लेकर शुक्रवार को जन अधिकार पार्टी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक से पहले पप्पू यादव की बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के साथ पटना में मुलाकात भी हो सकती है। इसके बाद वो कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही कुशेश्वर स्थान से जाप उम्मीदवार को भी कांग्रेस के समर्थन में चुनाव से हटाया जा सकता है। पप्पू यादव कन्हैया कुमार के साथ मंच भी साझा कर सकते हैं, जो जल्द ही उपचुनावों में कांग्रेस के प्रचार की कमान अपने हाथ में लेने वाले हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार पर लगे गंभीर आरोप की। मोदी सरकार के राज में देश की स्थिति दयनीय हो रही है। पैसा कमाने के जरिए कम हुए हैं, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। ईंधन, सब्जी, खाने का तेल इस सरकार के राज में क्या है जो महंगा नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, देश में बेरोजगारी भी बढ़ गई है, क्योंकि देश में काम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के कई कारोबारी देश छोड़कर जा रहे हैं। देश के कारोबारियों के पलायन को लेकर ममता सरकार में वित्त मंत्री अमित मित्रा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तो क्या बोले मित्रा, देखिए रिपोर्ट। देश में जब से मोदी सरकार आई है, देश का ग्राफ नीचे ही जा रहा है, जिसके लिए विपक्ष सरकार पर निशाना भी साधता रहता है। सरकार पर आरोप तो लगता ही है कि वो सिर्फ चंद लोगों को फायदा पहुंचाती है, लेकिन अब एक और आरोप लग गया है कि सरकार की इस हरकत की वजह से दूसरे कारोबारी देश छोड़कर जाने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि देश में उनकी तरक्की नहीं हो रही है। और सरकार पर यह आरोप लगाया है पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में वित्त मंत्री अमित मित्रा ने। दरअसल मित्रा ने 3 अलग अलग अध्ययनों के हवाले से यह दावा किया है कि साल 2014 से 2020 के बीच पीएम मोदी के कार्यकाल में 35,000 बड़े कारोबारियों ने देश छोड़ दिया है। मित्रा ने हैरानी जताते हुए कहा कि क्या यह डर के माहौल की वजह से हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी मांग रखी कि इस मुद्दे पर पीएम मोदी को संसद में श्वेत पत्र लाना चाहिए। मित्रा ने ट्विटर पर लिखा, मोदी सरकार के अधीन साल 2014 से 2020 के बीच 35,000 बड़े उद्यमियों ने देश छोड़ दिया। पलायन के मामले में दुनिया भर में भारत पहले स्थान पर है। क्यों? डर की वजह से। पीएम को अपने कार्यकाल में कारोबारियों के इतने बड़े स्तर पर पलायन को लेकर संसद में श्वेत पत्र लाना चाहिए। इसके अलावा मित्रा ने लिखा कि साल 2014 से 2018 के बीच करीब 23,000 सबसे ज्यादा कमाई वाले उद्यमियों ने देश छोड़ा। इसके बाद साल 2019 में 7,000 उद्यमी भारत छोड़कर गए और फिर साल 2020 में 5,000 कारोबारियों ने देश छोड़ा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।